AI ऑलमोस्ट नेवर हैपेंड। आज हम बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं कि इस कंपनी ने ऐसा AI निकाला, इस कंपनी ने वीडियो जनरेशन का AI निकाला, किसी ने इमेज जनरेशन का, किसी ने एसेस के लिए, किसी ने कोडिंग के लिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब दुनिया को लगा था कि शायद AI काम नहीं कर सकता है। दरअसल AI की डेवलपमेंट 1950 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के बीच में AI विंटर्स नाम के कुछ बाधाएं आई। 1950 से 1970s तक ही AI एक्चुअली काफ़ी प्रोग्रेस करना शुरू हो गया था। तब AI की डेवलपमेंट हो रही थी, चैटबॉट्स तभी से बनने शुरू हो गए थे, AI चेस खेलने लगा था और AI पजल्स भी सॉल्व कर रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक थी। तो इन सभी को देख के गवर्नमेंट्स बहुत एक्साइट हुई, गवर्नमेंट्स ने बहुत फंडिंग दी, रिसर्चर्स ने AI पे बहुत काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे AI बढ़ने लगा वैसे वैसे हमें उसमें कुछ खामियां दिखने लगी, कुछ लिमिटेशंस दिखने लगी। AI विंटर दो फेजेस में आया। पहला AI विंटर तो 1970s में आया और दूसरा AI विंटर आया लेट 1980s में। इसके कारण क्या था? इसके कारण बेसिकली यही थे कि उस समय पहली बात जो सिस्टम चलता था AI का वो मशीन लर्निंग नहीं था, वो न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस पे पूरी तरीके से नहीं चलता था। तब एक एक्सपर्ट सिस्टम नाम की चीज़ थी जिस पे AI चलता था और उसमें इफ़ देन के बेसिस पे AI वर्क करता था। उसमें हम कंडीशंस मैन्युअली कोड करके AI को देते थे। इफ़ a patient has lung problems and he has respiratory issues, then it is हार्ट डिजीज। ऐसे टाइप के इक्वेशंस बहुत सारे होते थे और वो सारे के सारे AI को फॉर्म करते थे। लेकिन क्या आप एक चीज़ समझ रहे हो? ये ट्रूली इंटेलिजेंट नहीं था, ये ट्रूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, ये बस एक सेट ऑफ कोड्स थे और इन्हें लिखने में बहुत टाइम लगता था। दूसरा कारण AI विंटर के आने का ये था कि हाइप बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि AI से हम लोग ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस करने लगेंगे, AI बड़ी बड़ी वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन नहीं। उस समय पे कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक्स थे जिसके कारण AI ये सब कुछ नहीं कर रहा था। फाइनली क्योंकि AI विंटर्स आए तो लॉस ऑफ फंडिंग हुई। गवर्नमेंट्स भी देख रही थी कि अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फंडिंग रुकने लगी और उसकी वजह से फर्दर मोर AI विंटर बढ़ने लगा। ये पूछने वाली बात है कि AI विंटर्स टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक्स की वजह से आए ही क्यों? अगर AI उस समय इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तो वो उसी समय डेवलप क्यों हुआ? 2020s तक रुकना क्यों पड़ गया? पहली समझने की बात है कि उस समय कंप्यूटर्स इतने पावरफुल नहीं होते थे। उस समय के बेस्ट कंप्यूटर्स भी 20th सेंचुरी में बेस्ट कंप्यूटर्स भी हमारे आज के कंप्यूटर से बहुत वीक होते थे। आपका लैपटॉप उस समय के सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, हमारे पास एक लैक ऑफ डेटा था। आज के समय सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बिजनेस डेटा, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन उस पॉइंट पे सब कुछ ऑनलाइन नहीं था और एक AI को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए डेटा चाहिए जो कि हम AI तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। फाइनली AI एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, AI हार्ड कोडेड रूल्स पे काम करता था, मैनुअल रूल्स जो कि कोड करने पड़ते थे उन पे काम करता था। तो वो एक्चुअली इंटेलिजेंट ही नहीं था। AI अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख रहा था। न्यूरल नेटवर्क्स उस समय के बहुत वीक थे, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से मशीन लर्निंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक्चुअली खुद डेवलप नहीं हो पा रहा था AI। और इन्हीं रीजंस की वजह से AI का विंटर आया। अगर आपको ऐसी AI के बारे में और सीखना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में और खुद को फ्यूचर रेडी, करियर रेडी बनाना है, तो AI एक्सप्लेन्ड सिंपली मैंने कोर्स बनाया है। बहुत मेहनत के बाद बहुत इन्फॉर्मेशन को उसमें डाला है आपके सीखने के लिए। इट इज़ अवेलेबल, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हालांकि AI को इतना ज़्यादा टाइम लगा आगे आने में, लेकिन AI कंप्लीटली रुका नहीं। AI आज कम बैक कर रहा है। आज सारी चीज़ें AI के ऊपर बेस्ड हैं। लोग अपनी जॉब खो रहे हैं सैडली, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन इन्वेंशन बढ़ रहा है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स AI पब्लिश कर रहा है। और इतना सब कुछ AI ने अचीव कैसे किया? उसने AI विंटर्स के बाद कम बैक कैसे किया? कम बैक करने के कुछ सर्टेन रीजंस हैं। न्यूरल नेटवर्क्स का कम बैक 2006 में जेफरी हिंटन नाम के एक व्यक्ति ने वापस डीप न्यूरल नेटवर्क्स को सामने लाया। ये न्यूरल नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे काम कर पा रहे थे। पहले हमारे पास सिंपल सिस्टम्स थे जो कि इफ देन पे फंक्शन करते थे, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क्स ज़्यादा अच्छी थिंकिंग कर पाते थे, जिसकी वजह से AI आगे बढ़ पाया।
फर्दरमोर 1990s से लेके 2000s तक हमने मशीन लर्निंग में भी बहुत प्रोग्रेस देखा। पहले हम रूल बेस्ड लर्निंग एआई में देखते थे, लेकिन अब मशीन एक्चुअली डेटा बेस्ड लर्निंग कर रही थी। वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रही थी और उसकी वजह से अगर हम उसे डेटा फीड करते जा रहे हैं तो मशीन खुद से ही सीखते जा रही है। और फाइनली इसी से हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा एंड GPUs। बिग डेटा यानी कि इंटरनेट के एज के आने के बाद ही सारी चीज़ें, चाहे वो वीडियोस हों, इमेजेस हों, वो टेक्स्ट हो, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। तो AI जिसको सीखने के लिए ही डेटा चाहिए, जैसे इंसानों को सीखने के लिए बुक्स चाहिए, वैसे ही AI को सीखने के लिए डेटा चाहिए। अब AI को डेटा का एक्सेस मिलने लगा और इसकी वजह से AI एक्चुअली प्रोग्रेस करने लगा। फाइनली GPUs क्या है? एक तरीके से पावर है AI की। AI को पावर चाहिए बहुत ज़्यादा, इतना सारा डेटा प्रोसेस करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए। और जैसे इंसान के पास दिमाग होता है, वैसे ही AI के पास GPUs होते हैं। GPUs की वजह से AI को हम लार्जर स्केल पे फास्टर ट्रेन कर पाए। फाइनली हमारे पास आए ट्रांसफॉर्मर्स। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। ट्रांसफॉर्मर्स गूगल ने डेवलप किया था। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। एंड येस, दिस वाज हाउ AI फाइनली मेड अ कमबैक। एक समय था जब AI पे लोग गिव अप कर रहे थे, लेकिन अब वो कमबैक कर रहा है और अभी वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुका है। सो जस्ट लाइक AI, आई होप अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप भी लाइफ में कमबैक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय, टाटा।